हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र साहू स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 2 को कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 2 यानी कि धारा जो है 3 से लेके 7 तक। आज की क्लास में हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 में है आपका पंचायतें। इसमें हम धारा 8 से लेके 40 तक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रिय साथियों, आज क्लास के हम स्टार्ट करते हैं पंचायतें के साथ। ठीक, अध्याय 3 पंचायतें। नाम है अध्याय 3 पंचायतें, है ना। इसमें कुल 8 से लेके 41 धाराएं हैं, है ना। 8 से लेके 41 धाराएं हैं। इन धाराओं को अगर हम बांटे तो एक चीज जो है वो सामने आती है। इसमें है आपका 8 से लेके 41। 8 से लेके 41 में है पंचायतें, है ना। धारा 8 से लेके 41 में पंचायतें। 12 से लेके 21, है ना। धारा 12 से लेके 21, इसमें है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत 22 से लेके 28, यहाँ तक है आपका जनपद पंचायत, है ना। जनपद पंचायत। और 28 से लेके 35 में है जिला पंचायत। ठीक, कहाँ क्या है? जिला पंचायत। और 36 से लेके 41 में है अनुशासनात्मक कार्यवाही। 36 से लेके 41, यहाँ तक आपको अनुशासनात्मक, ठीक, अनुशासनात्मक कार्यवाही ये आपको पढ़नी है ना। तो किस तरह से जो धारा 8 से लेके 41 है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से है। धारा 8 से लेके 41 में आपका पंचायतों के गठन, है ना। 12 से लेके 21 में है ग्राम पंचायत। और 22 से लेके 28 में है जनपद पंचायत। और 29 से लेके 35 में है, हाँ, इसको 29 करना है, ठीक। 29 से लेके 35, 29 से लेके 35 में है आपका जिला पंचायतें। और 36 से लेके 40 में है पंचायतों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही। तो चलिए साथियों, अब हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम धारा 8। क्या? धारा 8। धारा 8 में है पंचायतें, ठीक। छत्तीसगढ़ में 3 स्तर पर पंचायतों की स्थापना होगी। किन किन स्तर पर? एक है ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक, इसी को हम लिखते हैं। धारा 8 में क्या चीज लिखा है? छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना होगी। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना होगी। ये लिखा है आपका धारा 8 में, है ना। किन किन स्तरों पर होगी भाई? 3 स्तर तो है, लेकिन किन किन स्तरों पर? तो ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। जनपद स्तर पर यानी खंड स्तर पर, खंड स्तर पर। और तीसरा है जिला स्तर पर, ठीक। ये इन 3 स्तरों में पंचायतों की स्थापना होगी। तो ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत, है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर जनपद पंचायत, ठीक, जनपद पंचायत। और जिला स्तर पर जिला पंचायत। जिला स्तर पर जिला पंचायत, ये इनकी स्थापना होगी। ये जो लिखा है वो कि छत्तीसगढ़ में 3 स्तर पर पंचायतों की स्थापना होगी। और उनका किन किन स्तरों पर होगा, ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगली धारा है धारा 8, जिसमें हम पढ़ते हैं पंचायतों की अवधि। ठीक, माफ कीजिए, धारा 9, है ना। धारा 9 में है पंचायतों की अवधि। धारा 9, धारा 9 में है पंचायतों की अवधि या पंचायतों का कार्यकाल। ठीक, तो आइए हम कार्यकाल को समझते हैं। ये जो पंचायतों के कार्यकाल है, ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 9 में पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में उल्लेख है। और उधर हम देखें संविधान में, तो संविधान में 243 ई 243 ई में पंचायतों के कार्यकाल के बारे में उल्लेख है। तो इनको हम पढ़ते हैं।
तो आमतौर पर हम अभी भी देखते हैं कि जो पंचायतों का कार्यकाल वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन इनके कार्यकाल की जो गणना होती है ना, वो पंचायत जैसे पंच और सरपंच चुनकर आ गए, तो उसके बाद जो उनकी पहली बैठक होती है, पंच सरपंच चुनकर आते हैं, उनके बाद जो उनकी पहली बैठक होती है ना, उसी तारीख से होती है, यानी प्रथम सम्मेलन की तारीख से होती है। पंचायतों के कार्यकाल की गणना जो है वो प्रथम सम्मेलन की तारीख से होती है और उस सम्मेलन की तारीख से ही पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 साल का रहता है। तो आइए हम इनको लिखते हैं। पंचायतों का कार्यकाल जो है, पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा, 5 साल का होगा। और इनके कार्यकाल की गणना जो है, कार्यकाल की गणना प्रथम सम्मेलन की तारीख से की जाती है। प्रथम जो पंचायतों में प्रथम सम्मेलन होती है ना, प्रथम सम्मेलन की तारीख से पंचायतों के कार्यकाल की गणना की जाती है। लेकिन इस बीच क्या होता है, यदि कार्यकाल पूर्ण हो जाए, है ना, एक शर्त है। लेकिन अगर 5 साल पूर्ण हो जाए तो क्या होगा? 5 साल अगर पूर्ण हो जाए तो नई पंचायत के लिए चुनाव होगा, है ना। जब भाई 5 साल पूर्ण हो जाता है तो क्या होता है? नई पंचायत का चुनाव होता है। ठीक है। अगर कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो नई पंचायत का चुनाव होता है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? अगले 5 वर्षों के लिए होता है। अगले 5 वर्ष के लिए होता है। और ये चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों के चुनाव कराता है। ये तो हो गया कि अगर कार्यकाल जो है वो पूर्ण हो जाए तब। लेकिन अगर कार्यकाल पूर्ण न रहे, कार्यकाल पूर्ण न हो, यानी अगर भंग हो जाए तो क्या होगा? तो इसको देखते हैं। कार्यकाल पूर्ण न होने की स्थिति में, है ना, कार्यकाल पूर्ण न होने की स्थिति में, यदि कार्यकाल जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता पंचायत, तो क्या होगा? तो चुनाव होगा, सीधी सी बात है। यदि कार्यकाल पूर्ण करने के पहले ही अगर पंचायत भंग हो जाए तो क्या होगा? चुनाव होगा। लेकिन कैसे चुनाव होगा? तो देखते हैं, इनको देखते हैं। अगर कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो शेष अवधि पर विचार किया जाएगा। तो पहली बात तो शेष अवधि पर विचार किया जाएगा। और यदि शेष अवधि जो है, शेष अवधि अगर 6 महीने से ज्यादा है, 6 माह से ज्यादा है, तब चुनाव होगा, है ना, तब चुनाव होगा। लेकिन उन, और अगले मतलब और 6 साल और 5 साल के लिए नहीं होगा, है ना। जो पंचायत जो है वो विघटित हुआ है, यानी भंग हुआ है, तो विघटन के बाद जितने समय और बचा रहता है उनके कार्यकाल पूर्ण होने के लिए, यानी शेष अवधि के लिए होगा, है ना। तो उनका कार्यकाल कितने होगा, कितने दिन के लिए होगा? तो शेष अवधि के लिए, है ना। लेकिन अगर शेष अवधि जो है वो 6 महीने से कम है, शेष अवधि जो है वो 6 माह से कम है, तो चुनाव नहीं होगा, है ना? चुनाव नहीं होगा। पुरानी पंचायत ही, है ना, जो भंग हो गई पंचायत, पुरानी पंचायत ही बनी रहेगी, है ना। इतनी बातें जो हैं वो पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा 10, धारा 10, ठीक। धारा 10 हेडिंग लिखिए, धारा 10। इस धारा 10 में लिखा है कि प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी, प्रत्येक खंड के लिए एक जनपद पंचायत होगी, प्रत्येक जिला के लिए एक जिला पंचायत होगी। ठीक। तो लिखते हैं इनको कि प्रत्येक ग्राम, धारा 10 में लिखा है कि ग्राम के लिए प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी। प्रत्येक ग्राम के बाद आता है क्या? खंड के लिए एक जनपद पंचायत होगा, जनपद।
पंचायत होगा। और प्रत्येक जिला के लिए, है ना, प्रत्येक जिला के लिए जिला पंचायत होगा। ये लिखा है किसमें? धारा 10 में। ठीक। प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगा, प्रत्येक जनपद के लिए एक जिला जनपद पंचायत होगा, मतलब प्रत्येक खंड के लिए एक जनपद पंचायत होगा, और प्रत्येक जिला के लिए एक जिला पंचायत का होगा। इनको, जिले को जो खंडों में विभाजन है ना, जिले को खंडों में विभाजन कौन करती है? राज्यपाल करती है। लेकिन कैसे करती है? लोक अधिसूचना जारी करके। और उस अधिसूचना में राज्यपाल जो है वो खंड का नाम है, उनका मुख्यालय है, और उनसे जो क्षेत्र है जो उस खंड में शामिल है, यानी संविष्ट क्षेत्र, इनका उल्लेख रहता है। ठीक है, तो इनके देखते हैं हम। क्या है? जिले को खंडों में विभाजन। जिले को खंडों में विभाजन। जिले के खंडों में विभाजन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल कैसे करता है? लोक अधिसूचना, है ना, लोक अधिसूचना जारी करके। और इस अधिसूचना में क्या क्या जानकारी रहती है? उस खंड का नाम, है ना, खंड का नाम, और उस खंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी समविष्ट क्षेत्र, समविष्ट क्षेत्र इत्यादि बातें जो हैं, ठीक है, उसमें रहता है। जिले को खंडों में विभाजन करती है अपना राज्यपाल, है ना। और कैसे करती है? लोक अधिसूचना जारी करके करती है। खंड का, उस अधिसूचना में खंड का नाम है, उस खंड का मुख्यालय है, संविष्ट क्षेत्र इत्यादि का उल्लेख रहता है। खंड का नाम के साथ साथ क्या है? खंड का मुख्यालय, है ना, इत्यादि उनमें सम्मिलित रहता है। ठीक। हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं धारा 11। ठीक, धारा 11 में है पंचायतों का निगमन, है ना। पंचायतों का निगमन किसमें है? धारा 11 में है। इसमें क्या क्या लिखा है कि प्रत्येक ग्राम के लिए, प्रत्येक ग्राम है, जनपद है, जिला पंचायत है, वो एक निगमित निकाय होगी, है ना, उनका एक शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उनकी एक मुद्रा होगी। मुद्रा का मतलब जो सील मुहर है ना, वही। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, वो एक निगमित निकाय होगी, उनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, और उनकी एक सामान्य मुद्रा होगी, है ना। इतनी, इसको हम लिखते हैं पहले तो देखते हैं। अध्याय धारा 11, धारा 11 इसमें लिखा है पंचायत निगमित निकाय होगी, निगमित निकाय होगी, निगमित निकाय होगी। पंचायत बोले तो ग्राम पंचायत, है ना। यहाँ इस अध्याय में जहां पर भी पंचायत का उल्लेख है, मतलब वो तीन पंचायतों को अपने आप में सम्मिलित करके रखता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, है ना। तो क्या क्या है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी, है ना, निगमित निकाय होगी। इनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, है ना, वर्चुअली नहीं, शाश्वत, है ना। इनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उत्तराधिकार होगा। इनकी अपनी मुद्रा होगी, इनकी अपनी क्या होगी? मुद्रा, यानी सील मुहर, इनकी अपनी मुद्रा होगी। ठीक। और क्या होगा? देखिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत क्या होगा? एक निगमित निकाय होगी, इनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, इनकी एक सामान्य मुद्रा होगी। पंचायत अपने नाम से क्या चला सकती है? वाद चला सकती है। इनके नाम से वाद चलाया भी जा सकता है, या इनके विरुद्ध वाद भी चलाया जा सकता है। वाद मतलब होता है मुकदमा, है ना। तो इनके नाम से वाद मुकदमा चलाया जा सकता है। इनका एक संपत्ति, इनका पंचायतों का जो है वो संपत्ति होगी, चल अचल संपत्ति होगी। चल अचल संपत्ति मतलब पंचायतों के अंतर्गत, चल संपत्ति मतलब वाहन, वाहने होंगी पंचायत ने की अपने, और अचल संपत्ति मतलब जो चल नहीं सकते, यानी कि भूमि है ना, भवन है, ये सब होगी। ठीक। तो इनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, इनका मुद्रा होगी, और इनकी चल, इनकी चल और अचल संपत्ति होगी, चल अचल संपत्ति होगी। और इनकी चल अचल संपत्ति होगी,
और इनके विरुद्ध, है ना, इनके विरुद्ध, इनके विरुद्ध मुकदमा या वाद चलाया जा सकता है। वाद चलाया जा सकता है ना? या ये खुद वाद चला सकते हैं, है ना, यानी कि इनको वाद चलाने की भी शक्ति है, वाद चलाया जा सकता है, और इनको वाद इनको वाद चलाने की भी शक्ति होगी, ठीक है, वाद चलाने की शक्ति होगी, है ना, इत्यादि बातें हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पंचायतों, एक निगमित निकाय हुई, निगमित पंचायत, निगमित निकाय के अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये होगी क्या है, निगमित निकाय होगी। और इनका इनको एक शाश्वत उत्तराधिकार होगा, इनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, इनका मुद्रा होगा, इनको वाद चलाने की शक्ति होगी या इनके विरुद्ध वाद भी चलाया जा सकता है, और इनकी संपत्ति होगी चल और अचल संपत्ति, इनकी चल और अचल संपत्ति होगी, है ना, इत्यादि बातें हमें धारा 11 के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं आगे, पंचायत का वार्डों में विभाजन, है ना। हम आमतौर पर देखते हैं पंचायत तो है, लेकिन वो पंचायत अलग अलग वार्डों में विभाजित रहता है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इसमें विभाजित रहता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राम पंचायत के ऊपर में, तो जनपद पंचायत, तो जनपद पंचायत क्या होता है, जैसे कि ग्राम पंचायत वार्ड में विभाजित रहती है, तो जनपद पंचायत है निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित रहती है नहीं। तो ये जो वार्ड में विभाजन, जनपद और निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कौन करता है, और किनको ये शक्ति है, इनको हम अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पंचायत का वार्डों में विभाजन, पंचायतों का वार्ड में विभाजन, पंचायत में, पंचायतें मतलब बोला मैं, पंचायतें अगर हम कहीं में कहीं देखने को मिलती है, तो उसका मतलब होगा कि तीन ब्लॉक, है ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक, ग्राम, जनपद और जिला। तो ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजन, ऐसी बातों का उल्लेख धारा नंबर किस में है, 12 में, ठीक, ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन धारा नंबर 12, जनपद पंचायत का वार्डों में विभाजन ये उल्लेखित है धारा नंबर 23 में, और धारा नंबर 23 में, और जिला पंचायत का वार्डों में विभाजन जो है वो धारा नंबर 30 में उल्लेखित है ना। ये बात जो है वो धारा से संबंधित है, इनको याद रखना है, धारा 12, धारा 23 और धारा 30। हम अब आगे देखते हैं, वार्डों में विभाजन, पंचायतों का वार्डों में विभाजन, पंचायतों का वार्डों में विभाजन, है। तो देखते हैं, हम एक कॉलम बनाइए जिसमें हम ग्राम, जनपद और जिला तीनों पंचायतों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो ग्राम पंचायत, है ना, और दूसरा है जनपद पंचायत, और तीसरा है जिला पंचायत। तो ये जो विभाजन किसमें होता है, ग्राम पंचायत किसमें विभाजित रहता है, तो ग्राम पंचायत जो है वो वार्ड में विभाजित रहता है ना, वार्ड में। जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित रहता है, किसमें, निर्वाचन क्षेत्र में। इसी तरह जिला पंचायत भी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित रहता है। और इनका विभाजन कौन करता है ना? विभाजन कौन, तो ग्राम पंचायत का वार्ड में विभाजन कलेक्टर करता है, ठीक, ग्राम पंचायत का वार्ड में विभाजन कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। और निर्वाचन, और जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन राज्य सरकार करती है। तो देखते हैं, इनको लिखते हैं, ग्राम पंचायत का वार्ड में विभाजन कलेक्टर कौन करता है, कलेक्टर, याद रखना है नहीं। जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन करता है राज्य सरकार। इसी तरह जिला पंचायत को भी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन करता है राज्य सरकार, है ना। तो कैसे विभाजित करता है, तो लोक अधिसूचना जारी करके, है ना, एक ही माध्यम है, लोक अधिसूचना जारी करके, लोक अधिसूचना जारी करके, है ना, लोक अधिसूचना
जारी करके, और जिला पंचायत में भी राज्य सरकार जो है निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कैसे करती है, लोक अधिसूचना जारी करके करती है। ठीक। अब हम देखते हैं तो किस आधार पर ये लोक अधिसूचना मतलब वार्ड में और निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, तो जनसंख्या के आधार पर। हम अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा में अगर देखे थे तो वो किस आधार पर विभाजित होती थी, उनकी जनजातियों की अपनी परंपरा, रूढ़ी, संस्कृति इत्यादि आधार पर होती थी। लेकिन सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा जो है वो जनसंख्या के आधार पर होती थी। इसी तरह ये जो जनपद पंचायतों में अगर हम आते हैं तो उनका विभाजन भी किसमें होता है, जनसंख्या के आधार पर ही होता है। तो आधार अगर हम देखें तो किस आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर, है ना। किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। इधर भी हम देखें तो जनसंख्या के आधार पर, और इधर भी हम देखें तो जनसंख्या के आधार पर ही है ना। तो कितने वार्डों में विभाजित रहता है ना। वार्ड में अगर देखें तो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत में कितनी वार्ड हो सकती है, अगर इसको हम देखें, ग्राम पंचायत हो गया। उसके बाद अगर हम जनपद पंचायत, तो इधर जिला पंचायत, ग्राम, जनपद और जिला। तो ग्राम पंचायत में मिनिमम मिनिमम 10 वार्ड और मैक्सिमम जो है वो 20 वार्ड हो सकती है। जनपद पंचायत में मिनिमम 10 निर्वाचन क्षेत्र और मैक्सिमम 25 निर्वाचन क्षेत्र में जनपद पंचायत को विभाजित किया जा सकता है। जिला पंचायत को मिनिमम 10 जिला निर्वाचन क्षेत्र और मैक्सिमम 35 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये जो 10 मिनिमम 10 वार्ड जो है वो कब निर्धारित की, मतलब मिनिमम 10 वार्ड कितनी जनसंख्या पर की जाएगी, तो अगर 1,000 से अगर कम जनसंख्या है, 1,000 या 1,000 से कम जनसंख्या है, तो मिनिमम ग्राम पंचायत में 10 वार्ड बनाया जा सकता है। और 1,000 से अगर ज्यादा जनसंख्या है ना, 1,000 से अगर ज्यादा जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत में 20 वार्ड बनाए जा सकते हैं अधिकतम। ठीक। इसी तरह से अगर हम देखें तो जनपद पंचायत में अगर 50,000 है ना, 50,000 तक की जनसंख्या, 50,000 या 50,000 से अगर कम है तो मिनिमम 10, और 50,000 से अगर ज्यादा जनसंख्या है तो मैक्सिमम 25। इसी तरह से जिला पंचायत में अगर देखें तो 5 लाख, 5 लाख या 5 लाख से अगर ज्यादा है तो मिनिमम 10 निर्वाचन जिला निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है। और 5 लाख से अगर ज्यादा है तो 35 जिला निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है। ठीक। इसका मतलब यह है कि कितनी की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनती है, तो 1,000 की जनसंख्या पर, 1,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनती है। और उसी तरह जनपद पंचायत जो है वो मिनिमम अगर 50,000 की जनसंख्या है तो एक निर्वाचन क्षेत्र जनपद पंचायत में बनाया जा सकता है। और एक अगर 5 लाख से अगर कम है, यानी 5 लाख या 5 लाख से थोड़ी कम है, तो जिला पंचायत में मिनिमम जो है वो 10 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। ठीक है। मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत में 100 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनता है ना? ग्राम पंचायत में मिनिमम 100 की जनसंख्या पर, 100 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनता है, 100 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनता है। उसी तरह से जनपद पंचायत में 5,000 की जनसंख्या पर, अगर 5,000 की जनसंख्या है, 5,000 की जनसंख्या, तब उनको एक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है ना। तो एक निर्वाचन क्षेत्र बनता है 5,000 की जनसंख्या पर। उसी तरह से अगर जिला पंचायत में देखें तो एक निर्वाचन क्षेत्र में 50 लाख की जनसंख्या, 50,000 की जनसंख्या है ना, 50,000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। कितनी की जनसंख्या पर, 50,000 की जनसंख्या पर एक, है ना। तो इतनी बातें जो है वो वार्डों में विभाजन और, है ना, जो तमाम बातें हैं वो इनमें हम पढ़ते हैं। एक बात और है कि
ये जो ग्राम पंचायत है नहीं, तो ग्राम पंचायत जो है वो किसमें विभाजित रहता है, वार्डों में रहता है, और जनपद और जिला पंचायत जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों में रहता है। तो इनका कोई ना कोई एक तो मुखिया होगा। तो ग्राम पंचायत में जो उनका मुखिया होता है वार्ड का, उसको कहते हैं हम पंच। और जनपद और जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों का जो मुखिया होता है उनको कहते हैं हम सदस्य। ठीक है। तो एक बात जो है यहाँ से अगर सामने आती है वो ये है कि ग्राम पंचायत में मिनिमम कितने पंच हो सकते हैं। पंचों की अगर हम संख्या देखें तो मिनिमम 10 पंच और मैक्सिमम 20 पंच हो सकते हैं। किस कहाँ, ग्राम पंचायत में। जनपद पंचायत में जो प्रतिनिधि जिसको हम चुनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सदस्य। और जनपद पंचायत में मिनिमम 10 सदस्य और मैक्सिमम 25 सदस्य। ठीक, कितने सदस्य, 25 सदस्य हो सकते हैं। उसी तरह से मिनिमम जिला पंचायत में मिनिमम 10 सदस्य और मैक्सिमम 35 सदस्य हो सकते हैं, है ना। इतनी बातें जो है वो आपको याद में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि जो ग्राम पंचायत में इनके निर्वाचन क्षेत्र को क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं, है ना। तो इनको हम लिखते हैं, तो कुछ नोट करके लिख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र के मुखिया को, है ना, ग्राम पंचायत नोट और है, ग्राम पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र के मुखिया, निर्वाचन क्षेत्र के मुखिया को क्या कहते हैं, निर्वाचन नहीं जी, यहाँ पर होगा आपका पंच, है ना, वार्ड के मुखिया। क्योंकि ग्राम पंचायत किस में विभाजित रहती है, वार्ड में, है ना। तो ग्राम पंचायत में वार्ड के मुखिया को, इस कहाँ के, वार्ड के मुखिया को पंच कहते हैं, है ना। और जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र, ये निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होता है ना। एक सदस्यीय होता है, मतलब हर एक निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होता है, उसी को एक सदस्य कहते हैं। और इनको हम कहते हैं जनपद पंचायत सदस्य। ठीक, जनपद पंचायत सदस्य, BDC, क्या, BDC, है ना। और जिला पंचायत में जो निर्वाचन क्षेत्र के मुखिया होता है, ठीक, निर्वाचन क्षेत्र के मुखिया, उनको हम कहते हैं, तो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र भी क्या होता है, एक सदस्यीय होता है। और इनके मुखिया को जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है, जिला पंचायत सदस्य, DDC, है ना। इत्यादि बातें जो है हमें निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, वार्डों में विभाजन और इनके मुखिया को क्या कहा जाता है, इनको हमें ध्यान में रखनी है ना। अब हम आगे बात बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि धारा 13 में है पंचायतों का गठन। ठीक, तो चलिए पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। तो देखिए, पंचायतों का गठन तो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो कैसे गठित होता है। तो मतलब जिनको हम चुने रहते हैं, है ना, उन्हीं सदस्यों से जो जो है वो गठित रहता है। जैसे कि हम अगर ग्राम पंचायत के स्तर पर देखें तो हम पंच और सरपंच को चुनते हैं। उसी तरह से हम जनपद पंचायत के स्तर पर देखें तो जनपद पंचायत सदस्य को चुनते हैं, ये निर्वाचित होते हैं, है ना। ये निर्वाचित रहते हैं, यानी हम अपने वोटों के दम पर इनको चुनते हैं। इसीलिए और इन्हीं से इनका गठन होता है। तो हम इनको देखते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ये ग्राम, जनपद और जिला, तो किनसे गठित होता है, निर्वाचित पंच और सरपंच से। ग्राम पंचायत किनसे गठित होता है, निर्वाचित पंच और सरपंच
ग्राम पंचायत निर्वाचित पंच और सरपंच से मिलकर बना होता है। इनसे मिलकर ग्राम पंचायत बना होता है। जनपद पंचायत जो है वो निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। इनसे सदस्यों से मिलकर बना होता है। और इसी तरह से जिला पंचायत भी है। ये निर्वाचित निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है ना। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायतों की संरचना। पंचायतों का गठन। तो पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत में पंचायतें जो है वो निर्वाचित पंच और सरपंच से मिलकर बना होता है। जनपद पंचायत में जो पंचायतें हैं वो निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। जिला पंचायत में भी जो जिला पंचायत है जो है वो निर्वाचित सदस्यों से मिलकर ही बना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायतों की संरचना। हेडिंग डालते हैं पंचायतों की संरचना। संरचना। और ये जो लाइन जो लिखी हुई है अभी पंचायतों की संरचना, ये डायरेक्ट आपके एडीओ के सिलेबस के पंचायती राज सेक्शन में डायरेक्ट यूनिट 3 के तौर पर लिखा गया पंचायतों की संरचना, है ना। तो देखिए अब कहा जाए तो हमारा यूनिट 3 भी स्टार्ट होता मतलब हो रहा है और पंचायतों की संरचना को भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए पंचायत जिनसे मिलकर बनती है उनको कहते हैं पंचायतों की संरचना। तो पंचायत किन किन से मिलकर बनती है आप सामान्य तौर पर अभी जस्ट ही चुनाव हुआ है तो आप एक चीज का अंदाजा लगाए होंगे कि हम वोटिंग करने जाते हैं तो सरपंच के लिए भी वोट दिए हैं और पंच के लिए भी वोट दिए हैं। उसी तरह से हम अगर जनपद पंचायत पर गए तो अध्यक्ष के लिए वोट दिए हैं। वो अध्यक्ष के लिए हमने वोट नहीं दिया है ना। इस चीज को हम हमको ध्यान में रखना है। हमने सिर्फ अपना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि यानी सदस्य को चुना है। उसी तरह से जिला पंचायत में भी हमने किनको चुना है, सदस्य को ही चुना है। तो अगर देखें तो पंचायत जो है वो पंच से मिलकर बनता है, सरपंच से मिलकर बनता है और इन दोनों के बीच में एक रहता है उप सरपंच। ग्राम पंचायत के स्तर पर देखें तो ये जो रहता है उप सरपंच, इनको हम नहीं चुनते। हम जो पंच चुने हैं ना और जो सरपंच चुने हैं वो दोनों मिलकर ही उप सरपंच को चुने हैं। उसी तरह से अगर हम जनपद पंचायत के स्तर पर अगर जाकर देखें तो जो हम सदस्य चुने हैं वो जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा। और जिला पंचायत के लिए जो हमने सदस्य चुना है वो भी अपना जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा। यानी एक बात तो साफ है कि जिनको हमने अपने वोटों के माध्यम से चुना है वैसा चुनाव क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष चुनाव। और लेकिन जिनको हमने वोटों के अपने अपने वोटों के माध्यम से नहीं चुना है, हमारा चुना गया प्रतिनिधि ने किसी और को चुना है, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो हमने किन किन को अपने वोटों के माध्यम से चुना है, सरपंच और पंच, इनको हमने वोटों के माध्यम से अपने वोटों के माध्यम से चुना है। इसीलिए पंच और सरपंच का चुनाव क्या होता है, ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जबकि उप सरपंच का चुनाव या जनपद और जिला स्तर पर देखें तो उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है तो इनको हम लिखते हैं। ठीक। तो देखिए ग्राम पंचायत हम तीनों को अलग अलग न पढ़ते हुए तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि तीनों को एक साथ पढ़ने में अच्छा समझ में आ गया। और बात तो वही है ना। अगर अलग अलग पढ़ने के बजाय अगर तीनों को हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ये, है ना? तो ग्राम पंचायत, इसी तरह से जनपद पंचायत और ये क्या है, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में जो ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष के तौर पर रहता है उनको हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष के जो तौर पर रहता है इनको हम सरपंच कहते हैं, है ना। और जो उप अध्यक्ष के तौर पर रहता है, उपाध्यक्ष के तौर पर रहता है, उनको हम कहते हैं उप सरपंच। क्या कहते हैं, उप सरपंच। और जो सदस्य के तौर पर रहता है उनको हम कहते हैं पंच, है ना। कहाँ पर, ग्राम पंचायत में। और उसी तरह से जनपद पंचायत में जो अध्यक्ष होता है उनको तो हम अध्यक्ष ही कहते हैं, है ना। और उपाध्यक्ष होता है उनको उपाध्यक्ष भी कहते हैं, उपाध्यक्ष ही कहते हैं। और जो सदस्य होता है उनको जनपद पंचायत सदस्य कहते हैं, है ना। जिला पंचायत में भी सेम बात लागू होती है। इनके अध्यक्ष को जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है, उपाध्यक्ष को जिला पंचायत उपाध्यक्ष कहा जाता है। और जो सदस्य हैं उनको जिला पंचायत सदस्य ही कहते हैं, है ना। ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे
कि ये जो पंचायतों की संरचना में इतनी इनसे मिलकर जो है पंचायत जो है वो बनती है। ठीक। तो सदस्य के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो पंचायत में ना जो सदस्य हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं और कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। यानी सदस्य में ग्राम पंचायत की अगर बात देखें तो ग्राम पंचायत में मिनिमम जो है 10 से लेकर 20 पंच हो सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक दिव्यांग व्यक्ति जो है वो राज्य सरकार चुनेगी। एक दिव्यांग व्यक्ति राज्य सरकार उनको मनोनीत करेगी, जिसका वो जो वो मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति रहता है जिनको वो मनोनीत करता है वो निर्वाचित नहीं रहता है, नहीं वो क्या होता है उसको राज्य सरकार जो है वो मनोनीत करती है। ठीक उसी तरह से जनपद पंचायत में भी देखें तो जनपद पंचायत में मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 10 से लेके 25। लेकिन दो और मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है, राज्य सरकार करता है। किनको करता है, तो दिव्यांग व्यक्ति को, एक मेल और एक फीमेल। उसी तरह से जिला पंचायत में भी कितने कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, 10 से लेके 35। लेकिन इसके साथ साथ दो और मनोनीत करता है, किनको, एक मेल और एक फीमेल दिव्यांग व्यक्ति को, है ना। तो इतनी बातों को अब हम लिखते हैं। तो सदस्य, ठीक क्या लिखते हैं हम, सदस्य। सदस्य ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में। तो ग्राम पंचायत में जो सदस्य है, एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना। एक निर्वाचित सदस्य होते हैं, दोनों जगह होते हैं, जनपद में भी होते हैं, ग्राम में भी होते हैं, जनपद में भी होते हैं, जिले में होते हैं। इस निर्वाचित सदस्य को यहाँ कहते हैं हम अपना पंच। और जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य या बीडीसी, और जिला में जिला पंचायत सदस्य या डीडीसी, है ना। निर्वाचित के बाद होता है एक मनोनीत सदस्य भी होते हैं, है ना। निर्वाचित के बाद होता है आपका मनोनीत। तो ग्राम पंचायत में भी मनोनीत होता है, जनपद पंचायत में भी मनोनीत होते हैं और जिला पंचायत में भी मनोनीत सदस्य होते हैं। कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ग्राम पंचायत में एक मनोनीत सदस्य होते हैं। और ये मनोनीत सदस्य कौन होगा, दिव्यांग व्यक्ति। और ये दिव्यांग व्यक्ति मेल या फीमेल हो सकते हैं, है ना। ये संतुलन के आधार पर होता है। यानी ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित सदस्य है उनमें संतुलन बैठाते हुए मेल या फीमेल का, दिव्यांग व्यक्ति का चुनाव करते हैं। जनपद पंचायत में दो मनोनीत सदस्य होंगे, एक मेल और एक फीमेल, है ना? उसी तरह से जिला पंचायत में भी दो मनोनीत सदस्य होंगे, एक मेल और एक फीमेल। अब निर्वाचित सदस्य भी हो गए, मनोनीत सदस्य भी हो गए। अब इसके बाद आती है आपका पदेन सदस्य। ठीक, पदेन सदस्य। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होता, है ना। ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होता। जनपद पंचायत में पदेन सदस्य होता है और जिला पंचायत में भी पदेन सदस्य होता है। तो जनपद पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है, इसको हम अगर देखें, ठीक, तो जनपद पंचायत में पदेन सदस्य, ठीक, जनपद पंचायत में पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो ग्राम जनपद पंचायत में देखिए, ग्राम पंचायत में तो पदेन सदस्य होता नहीं, होता किसमें है, जनपद पंचायत में। तो जनपद पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है, तो होता है इसमें विधानसभा के सदस्य, है ना। अगर विधानसभा के सदस्य जो है वो पदेन सदस्य होता है, लेकिन शर्त क्या है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में वो जनपद पंचायत आता है उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर, है ना, जिस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर, जिस विधानसभा क्षेत्र के भीतर वो जनपद पंचायत क्षेत्र आता है, तो वहां के सदस्य को, वहां का जो सदस्य रहता है वो वहां का पदेन, मतलब वो जो विधानसभा के सदस्य है वो उस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है। ठीक, तो क्या होता है, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य कौन होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। कैसे, तो इनके लिए शर्त है कि जिनका निर्वाचन क्षेत्र, है ना, कौन विधानसभा के सदस्य जनपद पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, तो जिनका निर्वाचन क्षेत्र जो है,
ठीक, जिस विधायक का निर्वाचन क्षेत्र उस जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आता है ना। आसान शब्द में जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आता है, के भीतर आता है। वही वही का वही विधायक जो है वो वहां का अध्यक्ष बन सकते हैं, मतलब सदस्य बन सकता है। ठीक है। यदि ये जो सदस्य है, अब ये सदस्य कहाँ के हैं? विधानसभा के हैं। और हम देखते हैं कि विधानसभा में सत्र चलते रहते हैं। इस दौरान अगर जनपद पंचायत में कुछ अगर बैठक होती है, तो भाई एक ही आदमी जो है वो दो जगह उपस्थित नहीं रह सकता। अगर इस दौरान अगर जनपद पंचायत में कोई बैठक हो जाए, और वो जो विधानसभा के सदस्य हैं वो वहां अपने विधानमंडल में है, तो इस दौरान अगर वो अनुपस्थित रहता है, तो वो अपने प्रतिनिधि को जनपद पंचायत की बैठकों में भेज सकता है ना। तो आइए इनको अगर हम लिखें, तो विधानसभा के सदस्य अगर अनुपस्थित रहे, अपने रहे अनुपस्थित रहे, तो वो बैठकों में, तो वो जनपद पंचायत के जनपद पंचायत के बैठकों में अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है, अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। लेकिन उस प्रतिनिधि के लिए भी क्या है? योग्यता है। तो कैसी योग्यता? वो प्रतिनिधि जो है, मतलब उन व्यक्ति को विधायक जो है वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा जो विधायक लड़ने की योग्यता रखता हो, है ना? विधायक के लिए टिकट पाने की योग्यता रखता हो, उनको जो है वो अपना प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करेगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जनपद पंचायत के पदेन सदस्य में तो एक तो हो गया आपका विधानसभा के सदस्य, और दूसरे होंगे सरपंच होंगे। तो एक सरपंच, तो देखते हैं सरपंच जनपद पंचायत में 1/5 सरपंच, 1/5 बोले तो 20% है ना, 20% सरपंच जो है वो क्या रहते हैं? जनपद पंचायत के पदेन सदस्य रहते हैं। ठीक, पदेन सदस्य होते हैं। और इन 1/5 सदस्यों का निर्धारण कैसे करता है? तो चक्रीय क्रम में इन 1/5 सदस्य सरपंच जो है वो इनका निर्धारण, मतलब सदस्य बने रहते हैं, इनका निर्धारण होता है चक्रीय क्रम में। चक्रीय क्रम में कैसे? लाट निकाल कर, है ना? लाट निकाल कर। और लाट निकाल लेगा कौन? एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, है ना, एसडीओ। ये जो है वो लॉटरी के माध्यम से कि कौन सरपंच जो है वो जनपद पंचायत का सदस्य बनेगा, ये लाट के माध्यम से निकालता है कौन? एसडीओ। और इस तरह से जो सरपंच बने रहते हैं उनका कार्यकाल जो जनपद पंचायत के सदस्य के तौर पर 1 साल का ही रहता है ना। यानी हर साल जो है वो सरपंच के लिए लाट निकलता है। और इनका कार्यकाल जो है, कार्यकाल कितने साल का रहता है? वो 1 साल के लिए रहता है। 1 साल के लिए इन सरपंच को चुना जाता है। ठीक, इत्यादि बातें जो है हमें यहाँ से याद रखनी है। इसी तरह से जनपद पंचायत को तो पदेन सदस्य हो गया। अब इसी तरह से जिला पंचायत में भी पदेन सदस्य होते हैं, तो इनको हम देखते हैं। जिला पंचायत के पदेन सदस्य हेडिंग डालेंगे, जिला पंचायत के पदेन सदस्य, है ना। जिला पंचायत के पदेन सदस्य। तो जिला पंचायत के पदेन सदस्य कौन हो सकते हैं? जिला पंचायत के पदेन सदस्य कौन हो सकते हैं? आप अगर अनुमान लगाएं तो अच्छा है। कौन हो सकता है? पहला है विधानसभा के सदस्य, हाँ बिल्कुल। दूसरा लोकसभा के सदस्य, और तीसरा राज्यसभा के सदस्य, है ना। और इसके बाद जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं वो भी इनके सदस्य, पदेन सदस्य बन सकते हैं। तो इनको लिखें। तो जिला पंचायत के पदेन सदस्य कौन होंगे? पहला विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक, है ना। दूसरा लोकसभा के सदस्य मतलब सांसद। और तीसरा राज्यसभा के सदस्य, है ना, मतलब राज्यसभा सांसद। और चौथा है आपका
जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के सरपंच जो होते थे वो जनपद पंचायत के सदस्य, पदेन सदस्य होते थे, उसी तरह से जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य बनेंगे, है ना। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो, देखिए, अभी हम देखते हैं और सुनते हैं अखबारों में भी कि राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जो है सरकार किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, मतलब वो हमारे राज्य का रहे या दूसरे राज्य का भी रहे, उनको मनोनीत कर सकता है। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि ऐसे जो हैं जो हमारे राज्य के नहीं नहीं है, वो व्यक्ति जो है वो राज्यसभा के सदस्य, ऐसे जो राज्यसभा के सदस्य हैं जो हमारे राज्य के नहीं है, वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य नहीं बनेंगे। उस वो व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य बनेगा जिसका नाम उस जिले के मतदाता सूची में दर्ज है, वही व्यक्ति जो है वो राज्यसभा के, वही जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य बन सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को याद रखनी है, क्या लिखना है यहाँ पर, जिला जिसका नाम जो है उस जिले की मतदाता सूची में दर्ज है। राज्यसभा के ऐसे सदस्य जिसका नाम जिसका नाम उस जिले की मतदाता सूची में दर्ज है? मतदाता सूची में दर्ज है, वही व्यक्ति जो है वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य बन सकता है। दर्ज है, ठीक। तो इत्यादि बातें जो हैं वो हमें पदेन सदस्य से याद रखनी है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके निर्वाचन यानी पंच सरपंच सदस्य के जो निर्वाचन होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निर्वाचन तो हो गया, यानी पंच का निर्वाचन हो जाता है और सरपंच का निर्वाचन हो जाता है। लेकिन इनके निर्वाचन का जो परिणाम आता है उसी को हम कहते हैं निर्वाचन की अधिसूचना। यानी पंच इस वार्ड से ये पंच जीता और इस ग्राम पंचायत से ये पंच जीता, ये जो परिणाम आती है और इसी परिणाम को जो बताते हैं वो परिणाम ही निर्वाचन की अधिसूचना कहलाती है। तो इस निर्वाचन की अधिसूचना सूचना को जारी कौन करता है? तो देखिए, इसी को हम पढ़ते हैं, पंच सरपंच के चुनाव, है ना? पंच सरपंच और सदस्य के चुनाव, है ना। तो इनके चुनाव के जो परिणाम आते हैं, पंच सदस्य और सरपंच के जो चुनाव के परिणाम आते हैं, इसी परिणाम को ही निर्वाचन की अधिसूचना कहते हैं। निर्वाचन की अधिसूचना, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं? निर्वाचन की अधिसूचना। अब हम ये देखें, निर्वाचन की अधिसूचना को जारी कौन करता है? निर्वाचन की अधिसूचना को जारी कौन करता है? तो फिर वही बात, पंचायतें मतलब ग्राम पंचायत, है ना, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत में निर्वाचन की अधिसूचना को जारी कौन करता है? आपका SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, उपखंड अधिकारी, है ना। जारी करता है कौन? SDO। जनपद पंचायत में निर्वाचन की अधिसूचना को जारी करता है आपका अतिरिक्त कलेक्टर या कलेक्टर, है ना। क्या? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। इसी तरह से जिला पंचायत में निर्वाचन की अधिसूचना को जारी करता है कलेक्टर, है ना। जिला पंचायत में निर्वाचन की सूचना को जारी कौन करता है? कलेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इत्यादि बातें जो है हमको पढ़ने देखने और सुनने को मिलती है। तो ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होते हैं, इनको हमने अभी क्या क्या है जस्ट क्लियर किया है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन चुने जाते हैं इनको हम देखते हैं। तो देखिए, पंचायतों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव
तो इसमें एक बात आती है कि ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, दूसरा आता है जनपद पंचायत, और तीसरा आता है आपका जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है? पंच, है ना? सबसे ऊपर में लिखते हैं सरपंच, सरपंच। उसके ऊपर आता है उप सरपंच, और उनके नीचे आता है आपका पंच, है ना? क्योंकि ग्राम पंचायत जिनसे मिलकर बनती है उन्हों उनको क्या कहते हैं? उनकी संरचना कहते हैं। तो ग्राम पंचायत किन किन से मिलकर बनती है? सरपंच, पंच, उप सरपंच, इनसे मिलकर क्या बनती है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में ये जो सरपंच है, इनका निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है ना? उप सरपंच का निर्वाचन क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच का निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष। इसी तरह से पंच का निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है ना? जनपद पंचायत में जो अध्यक्ष होते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ये जो अध्यक्ष के चुनाव हो क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष चुना जाता है। यानी जनपद पंचायत के सदस्य मिलकर जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव भी क्या होता है? अब अप्रत्यक्ष होता है। और यहाँ जो सदस्य होते हैं, सदस्य के चुनाव क्या होता है आपका? प्रत्यक्ष होता है ना? इसी तरह से जिला में अगर हम देखें, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष। और ये जो सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य, इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष, है ना, जिनको हम अपने वोटों के दम पर जनता चुनती है। ठीक। तो कौन कौन, अभी हमने क्या देखा कि कौन कौन से जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष से चुने जाते हैं और कौन अप्रत्यक्ष से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। अब हम देखते हैं ग्राम, मतलब पंचायतों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसको हम अब पढ़ते हैं। तो देखिए, चलते हैं पंचायतों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हेडिंग डालते हैं, पंचायतों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक। पंचायतों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन किनका किनका होता है? तो ग्राम पंचायत में, है ना, ग्राम पंचायत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसका उप सरपंच का अभी हम देखें, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। उसी तरह से जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष, है ना, इनका चुनाव जो क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है ना? ठीक। तो इनको चुनता कौन है भाई? प्रत्यक्ष में तो डायरेक्ट जनता चुनते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष में चुनता कौन है? तो देखते हैं कौन चुनता है। कौन चुनता है? तो उप सरपंच को पंच चुनते हैं, है ना? कौन सा पंच? देखिए, हमने भी पढ़ा पंचायतों की संरचना में सदस्य तो रहते हैं, लेकिन सदस्य दो तरह से आते हैं। एक तो निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य। तो उप सरपंच के चुनाव में चुनता कौन है? ओनली निर्वाचित सदस्य, है ना, निर्वाचित सदस्य। एक बात और याद रखनी है कि ये जो निर्वाचित मनोनीत और पदेन सदस्य होते हैं, वो सिर्फ पंचायतों की बैठकों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें वो अपना मत नहीं दे सकते। इस बात को आपको याद में रखनी है ना? निर्वाचित सदस्य चाहे मनोनीत सदस्य चाहे जनपद में बैठे चाहे जिले में बैठे, ये उनकी बैठक में बैठ सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, लेकिन अपना मत जो है वो नहीं दे सकते, यानी वोट नहीं डाल सकते, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं रहता।
तो पंच मतलब उप सरपंच को चुनता कौन है? पंच। कैसा पंच? निर्वाचित पंच, है ना? निर्वाचित पंच ही जो है वो इनको चुनता है। निर्वाचित पंच। इसी तरह से जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन चुनता है, अगर हम ये देखें तो उनको चुनता है सदस्य। लेकिन कैसा सदस्य? निर्वाचित सदस्य, है ना? निर्वाचित सदस्य जो है वो इनको चुनता है। उसी तरह से अगर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में देखें तो इनका निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष। और इनको चुनता कौन है? जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, है ना? निर्वाचित सदस्य। ठीक। अब चुनते तो हैं, लेकिन कब चुनते हैं, है ना? ये बात भी सामने आनी चाहिए कि कब चुनते हैं। तो प्रथम सम्मेलन के पश्चात। ये प्रथम सम्मेलन क्या होता है इसको हम देखेंगे। कब चुनते हैं? कब चुनते हैं? तो प्रथम सम्मेलन के पश्चात। कब? प्रथम सम्मेलन के पश्चात, है ना? इनको चुनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है। ये जो चुनते हैं पंच, उप सरपंच और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है, इनके निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो देखते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया तो देखिए, अगर जो निर्वाचित सदस्य हैं, है ना? तो पहली बात तो निर्वाचित सदस्य जो है वो अपने बीच में से किसी एक सदस्य को बहुमत के आधार पर ही चुनते हैं। मतलब ये जो पंच, उप सरपंच हो जो होते हैं और ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होते हैं। ये जो जो पंच चुने रहते हैं ग्राम पंचायत में, उन्हीं में से एक आदमी को चुनते हैं उप सरपंच। और जनपद और जिला पंचायत में जो सदस्य चुने रहते हैं, उन्हीं में से किसी एक को वो जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर चुनते हैं। तो क्या होता है कि निर्वाचित सदस्य जो है वो अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को बहुमत के आधार पर चुनते हैं। अगर ये व्यक्ति जो है, अगर अगर हम देखें, यदि सरपंच या अध्यक्ष जो है, अगर वो आरक्षित वर्ग से है, तो उप सरपंच या उपाध्यक्ष जो है वो अनारक्षित वर्ग से होगा। आरक्षित वर्ग मतलब जिनको आरक्षण प्राप्त है, यानी एससी एसटी और ओबीसी। और जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है वो अनारक्षित वर्ग है। तो देखते हैं कि इनके निर्वाचन की सूचना क्या होती है, मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया। तो पहला है कि निर्वाचित सदस्य, है ना? निर्वाचित सदस्य अपने बीच में से, अपने बीच में से ही बहुमत के आधार पर, है ना? निर्वाचित सदस्य जो है वो अपने बीच में से ही बहुमत के आधार पर ग्राम पंचायत में उप सरपंच, है ना? उप सरपंच और जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है। अब ये जो उप सरपंच और अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनते हैं, ये इनको अगर देखें तो यदि सरपंच, है ना, सबसे पहले हम देखते हैं सरपंच और अध्यक्ष, अगर ये आरक्षित वर्ग से है, सरपंच और अध्यक्ष जो है वो आरक्षित वर्ग से है, तो उप सरपंच, है ना, तो उप सरपंच और उपाध्यक्ष जो है वो अनारक्षित वर्ग से होगा। कैसा होगा? किस वर्ग से होगा? अनारक्षित वर्ग से होगा, है ना? मतलब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, आरक्षित वर्ग यानी कि अगर सरपंच या अध्यक्ष जो है वो आरक्षित वर्ग यानी एससी एसटी ओबीसी से है, तो उप सरपंच या उपाध्यक्ष जो है वो किस वर्ग से होगा? अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से होगा, है ना? लेकिन क्या है, लेकिन यदि पंच और उपाध्यक्ष, मतलब यदि लेकिन यदि सरपंच और अध्यक्ष अनारक्षित वर्ग का है,
तो उप सरपंच या उपाध्यक्ष अनारक्षित वर्ग का हो सकते हैं, है ना? लेकिन शर्त क्या है, एक कंडीशन ऐसी भी बनती है, लेकिन यदि सरपंच अध्यक्ष, है ना, लेकिन सरपंच अध्यक्ष अनारक्षित वर्ग से है, ठीक। लेकिन यदि सरपंच और अध्यक्ष अनारक्षित वर्ग से है, इस वर्ग से है, तब उप सरपंच और उपाध्यक्ष जो है, ये आरक्षित वर्ग से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तब ये आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग हो सकते हैं, दोनों वर्ग से हो सकते हैं, है ना? अगर अनारक्षित वर्ग से है तो उप सरपंच और उपाध्यक्ष जो है वो आरक्षित और अनारक्षित दोनों हो सकते हैं। इतनी बातें जो है वो हमें यहाँ से याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायतों के सम्मेलन। ठीक, हम क्या देखेंगे अब, पंचायतों के सम्मेलन। तो इस क्लास में अगर हम यहाँ तक ही देखें तो ही सफिशियंट है। पंचायतों को सम्मेलन को हम अगली क्लास में देखें तो अच्छा है, क्योंकि हर चीज जो एक में मिसअप हो जाए तो थोड़ा अटपटा लगती है ना? तो हम देखेंगे पंचायतों के सम्मेलन को अगली क्लास में। ठीक है साथियों, तो अगर इतने पढ़ने के बाद अगर जो भी आपका डाउट आता है उसको आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट क्लियर हो। अगर वीडियो बहुत अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।